नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हम इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपने देखा था पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र क्या है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। अब उनके आगे हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली एक जो आज जैसा कि आप सबको पता है शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक टैगलाइन है कि जीवन में मिली असफलता भी व्यक्ति का परम गुरु होता है, कि व्यक्ति को उसमें जो असफलताएं मिलती हैं वो सिखाती, जैसे एक गुरु जो है, एक शिक्षक अपने बच्चों को नई राह पर ले जाता है और उन्हें नई सीख देता है, ऐसे आपको आपके जीवन में जो असफलता मिलती है वो भी आपको कुछ सीख देती है और असफलता ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। उससे सीख लेकर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजन का इतिहास, किसका इतिहास आएगा? आपका नियोजन का इतिहास आएगा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें और क्लियर करना है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में जो अर्थशास्त्र के आधार पर आपने अर्थव्यवस्था को अपनाया, और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से की गई थी? लिख लीजिए आप। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी जो शुरुआत है 1948 से की गई थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो आप बताएंगे सर 1948 से की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला देश था फ्रांस। तो याद रखना आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो आप बताएंगे कौन सा देश था? फ्रांस। लेकिन इधर एक ही क्वेश्चन भी आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में? तो आप बताएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया था। तो याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है वो किसने की है आपकी? तो आप बता देना जॉन मेनार्ड कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने की है? जॉन मेनार्ड कीन्स ने की है। इतना हमें याद रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस से मिली रहती है? तो अगर आप बताएं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसकी बात करते हैं अपन? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका? सार्वजनिक क्षेत्र, प्लस इसी में आता है कौन सा आपका? निजी क्षेत्र। तो जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण
का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप आंसर बताना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप पढ़ेंगे आगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जब हम उदारीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी याद रखना कि यही 1991 में, कब की बात करते हैं अपन? 1991 में नई आर्थिक नीति, कौन सी नीति की बात करते हैं अपन? नई आर्थिक नीति लाने वाले कौन थे? तो उनका नाम याद रखना कि नई आर्थिक नीति की धारणा किसने दी थी? तो आप बता देना, पीवी नरसिम्हा राव। किसने दी थी आपकी? पीवी नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति की धारणा किसने बताई थी आपकी? तो आप बता देना, पीवी नरसिम्हा राव। तो अगर हम यही बात करते, एक शब्द और आता है बंद अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हम कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? बंद अर्थव्यवस्था। कोई बताएगा क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था? तो आप बताएंगे, जिस देश में आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो। क्या होता है? आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है, वो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है आपकी? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। वो देश आपके सक्षम नहीं होते हैं और वो गरीबी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यही हमसे, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? बताइए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? बताइए, जिनको पता है वो आंसर दें। तो लिखना आप, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। कौन है आपके? अभिजीत बनर्जी। इन्हें कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो याद रखना, 2019 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो आप बता देना, 2019 में प्राप्त हुआ है। अब इन्होंने ऐसा क्या बताया था कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना? तो आप लिखना, इन्होंने क्या बताया था अभिजीत बनर्जी ने? तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताया इन्होंने, यानी वैश्विक गरीबी उन्मूलन, किसके बारे में बताया इन्होंने? वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन आता, देखिए अब पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये तो हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देख ली थी। पूंजीवादी आप जानते हो, मिश्रित भी देखते हो आप, और साम्यवादी भी देखते हो। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? क्वेश्चन क्या आएगा आपका? तो आप यहीं लिख लेना कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था
न्यास सिद्धांत पर आधारित थी। न्यास सिद्धांत पर आधारित थी। किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो पेपर का क्वेश्चन था आपका, लास्ट ईयर एनटीपीसी में पूछा गया था कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो आप आंसर क्या बताएंगे? न्यास सिद्धांत पर आधारित थी। तो आपको पता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, कल हमने पढ़ा था समाजवादी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। कार्ल मार्क्स। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था समाजवादी विकसित अर्थव्यवस्था भी देखी हमने, जो अमेरिका की है आपकी, और इसके बारे में बताने वाले थे विकसित या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में एडम स्मिथ। किसने बताया आपका? एडम स्मिथ। उनकी एक किताब है जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका वर्णन उन्होंने उसमें किया है। जबकि अगर हम बात करें चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप बता सकते हैं साम्यवादी है। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है आपकी? साम्यवादी है। अब देखिए, वो भले पूंजीकरण को अपना रहा है, लेकिन कहने पे हमें आंसर क्या लगाना है? साम्यवादी ही लगाना है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताना एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो किसने बताया था? तो आप बता देना कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया था। ये एक जर्मन दार्शनिक थे। फिर आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है आपकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक आध और देश का नाम बताएंगे आप, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस की है? तो आप बताओगे भारत, जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो अपने पता भी है। फिर अगला अपन बताना चाहे उदाहरण मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी भी उदाहरण देखना, याद रखना आपको। जैसे आप बता दोगे कौन सा? मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, इन सब की जो है अर्थव्यवस्था कैसी है आपकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जब हमने तीनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़ ली थी, तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जी लिख लीजिए अब आप। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है आपकी? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जो है, जब जीडीपी की बात करते थे, इसकी नॉमिनल जीडीपी है, किसमें काउंटिंग आती है आपकी? इसकी जो गणना की जाती है, याद रखना जो पेपर पूछा गया है आपका, अमेरिका की जो जीडीपी है वो किस में दर्शाई जाती है? नॉमिनल जीडीपी। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है ना। जीडीपी का तो फुल फॉर्म आपको पता है, जिसको अपन बोलेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद।
जिसको आगे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। और अगर वर्तमान में हम बताएं तो 21.44 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन में काउंट होती है अमेरिका की जीडीपी। किस में जा रही है आपकी? तो आप बताओगे कि देखिए भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन से नंबर पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो जिसकी हमने बता दी नॉमिनल जीडीपी आप बताओगे तो आप लिख लेना, लगभग समथिंग बताते हैं 21.44 ट्रिलियन। किसमें काउंटिंग हो रही है आपकी? ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर में इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है ना। जबकि अब हम बात करें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कौन किस किस को पता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? बताइए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो आप बताएंगे चीन की है। किसके देश की? आपकी चीन की है। तो आप लिख लेना, अब जब चीन की है तो फिर अपन ने क्या बताया, क्यों इतनी बढ़ गई है वहां की? कुछ तो होगा। अमेरिका तो आपने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका 1945 में समाप्त हो गया था। उसके बाद अमेरिका ने जो है, आपने विश्व बैंक का नाम सुना, IMF जो है, इन्होंने अपनी पॉलिसियां लेकर आए, इस कारण इसकी अर्थव्यवस्था सक्षम बन गया था, विकसित देश हो गया। लेकिन चीन ने क्या किया है? क्यों चीन की इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था, जिसको नॉमिनल जीडीपी लिख लेना आप, इसकी कितनी है? तो आप बताओगे 14.14 ट्रिलियन डॉलर। तो इसकी नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें, चीन की नॉमिनल जीडीपी, तो इसकी है 14.14 ट्रिलियन डॉलर। अब ये पूछा जाता है क्यों है, किस आधार पर इतनी उसकी वहां की जनसंख्या होने के बावजूद भी इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है? तो आप बता देना, श्रमिक दक्षता अर्थव्यवस्था के विकास का कारण है। यहाँ का कारण क्या है इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है? तो आप बताओगे श्रमिक दक्षता। क्या कारण बताएंगे अपन? श्रमिक दक्षता बताना है अपन। श्रमिक दक्षता का मतलब क्या है? वहां के जो श्रमिक हैं वो कुशल हैं काम करने में। आपने देखा हो भारत के लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक जिनमें टाइम खराब कर रहे हैं, अपने इधर खेलते हैं गेम, वहां के लोग गेम बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का आविष्कार कर रहे हैं, बना रहे हैं वहां के लोग। यानी वहां के जो है श्रमिक हैं वो कैसे हैं? दक्ष हैं, कुशल श्रमिक हैं वहां पर। इस कारण कम समय में काम कर लेते हैं वो लोग, और आप इसलिए उनकी वहां की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। जबकि लिखिए आप, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो आप बता देना, वो है आपकी सोवियत संघ यानी रूस। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे एक मिनट सुनना, आप लिखना जापान। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की? आपकी जापान की। तो पहली किसकी थी? अमेरिका, दूसरा आपने बता दिया चीन, और तीसरा कौन सा हो गया आपका? जापान। जापान की कितनी है? तो इसकी नॉमिनल जो जीडीपी है वो लिख लेना आप 5.15 ट्रिलियन, 5.15 ट्रिलियन डॉलर। अब यहां की क्यों है? कुछ ना कुछ तो योगदान होता है मेरे भाई। वहां पर ने बता दिया श्रमिक अच्छे हैं, तो यहाँ क्या है? याद रखना, जापान, आप मेड इन जापान के बहुत सारे सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां के इलेक्ट्रॉनिक सामान उद्योग में सबसे बड़ी
पकड़ है उनकी, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान उद्योग का। कारण क्या बताओगे आप? इलेक्ट्रॉनिक सामान उद्योग, यानी उनकी जो पकड़ है वो ऑटोमोबाइल्स उद्योग में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऑटोमोबाइल्स के निर्माण में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा आपका? जापान। जैसे आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं जो व्यूसोनिक है, ये भी आपका जापान की कंपनी है, मेड इन जापान। फिर अगर हम बात करें विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है जर्मनी की। किस देश की है आपकी? तो आप बता देना जर्मनी की। फिर आप जानते हो भारत कौन आ गया आपका? तो चौथे नंबर पे है जर्मनी, और पांचवें नंबर पर पांचवी जो अर्थव्यवस्था है वो किस देश की है आपकी? तो आप बताओगे भारत। भारत पांचवें नंबर पर क्यों पहुंच गया है? इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो आप वर्तमान 2022 तक अगर अपन बताना चाहें तो लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की जीडीपी कितनी है आपकी? 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। और क्यों बताया गया है तीसरा स्थान? क्रय शक्ति क्षमता। क्यों इस तरह पहुंची है तो उसका रीजन ही बता देना आप। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। तो ये हमने यहां तक देख लिया है। फिर आगे अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन। जैसा कि आपकी हेडिंग डली हुई है, क्या भारत में नियोजन का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्थिक नियोजन भारत में सर्वप्रथम इसका विचार आया था 1934 में। तो याद रखना, हेडिंग डाल लेना, जो एक शब्द आता है कौन सा आपका? आर्थिक नियोजन। तो जो आर्थिक नियोजन है भारत में सर्वप्रथम विचार आया था इसका, भारत में सर्वप्रथम विचार कब आया था? 1934 में। और किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया। 1934 में किसने दिया है? तो आप बता देना, एम विश्वेश्वरैया। और इनको ही लिखना, आर्थिक नियोजन का प्रेरणता माने जाते हैं जी आपके। आर्थिक नियोजन के जनक या जिसको प्रेरणता कहते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है आपका? आर्थिक नियोजन का इनको ही जो है प्रेरणता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आप देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजित अर्थव्यवस्था है, इनकी एक किताब का नाम लिखना। एम विश्वेश्वरैया की एक किताब है, इन्होंने क्या लिखी है? आपकी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। किताब का नाम क्या है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये किताब किसने दी है? एम विश्वेश्वरैया ने। कब दी थी आपकी? 1934 में। इसी को एक और नाम से जानते हैं, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ऐसे अपन बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो रूस ने बताया है। सर्वप्रथम किसने अपनाया इसको? आर्थिक नियोजन। याद रखना, आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था आपका? रूस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से प्रेरित हैं? रूस से।
याद रखना। तो भारत में जो है इसी से हमने क्या ली है, पंचवर्षीय, तो चलती थी आपकी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है भारत में, आप बताओगे रूस से ही है। अब जो पंचवर्षीय योजना है, याद रखिए आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना है, इनका वर्णन संविधान में कहां देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे संविधान की 7वीं अनुसूची। कौन सी बताएंगे अपन, 7वीं अनुसूची में भी आती है संवर्ती सूची। याद रखना आर्थिक नियोजन इनका जो वर्णन है कहां पर आपका, संविधान में। आप बताओगे 7वीं अनुसूची। टोटल कितनी अनुसूची है पहले जो बता दीजिए, 12 अनुसूची है। 12 में भी कौन सी अनुसूची की बात चल रही, 7वीं। 7वीं में भी कौन सी आपकी, संवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार भी बनाती है, लेकिन मान्य किसका होगा आपका, केंद्र सरकार का मान्य होता है, ठीक है ना। और भारत में नियोजित आर्थिक विकास को शुभारंभ 1951 से माना जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951। लिख लिया। अब इधर ही हम आपकी जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और याद रखना है गांधी योजना को तैयार किसने किया था। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है गांधी योजना, गांधी योजना को तैयार किया था, तो आप बता देना किसने तैयार किया था। तो आप बताओ श्री मल नारायण, श्री मल्ल नारायण, इन्होंने इसको तैयार किया था। कब किया था, तो आप बता देना 1944 में। 1944 में इसको तैयार किया था गांधी योजना को। अब देखिए एक और पूछा जाएगा आपसे कि बॉम्बे प्लान क्या नाम से आता है, बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था। तो किस किस को पता है बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ, तो 1944 में। बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था आपका, 1944 में लागू हुआ। और ये किसके द्वारा किया गया था, 8 जो है उद्योगपतियों द्वारा किया गया था। ये 15 वर्षीय योजना थी। बॉम्बे प्लान क्या था आपका, ये जो थी 15 वर्षीय योजना थी। कैसी योजना थी आपकी, 15 वर्षीय योजना थी। अब अगर आपसे पूछा जाए जन योजना किसने तैयार की है, जन योजना किसने तैयार की, तो आप बता देना। प्यूपल प्लान किसने तैयार किया था, तो आप बताएंगे एमएन रॉय। एमएन रॉय ने इसको तैयार किया था। कब किया था, 1945 में। एमएन रॉय ने कब इसको तैयार किया था आपका, 1945 में इसको तैयार किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की। क्या क्वेश्चन आता है आपका, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की। तो सर्वोदय योजना प्रस्तुत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे आपके, जयप्रकाश नारायण। कब, 1950।
लिख लिया। अब जो हम पढ़ते हैं, जिसको आपने सुना होगा, राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना कब हुई, ये लिख लीजिए आप। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति, राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना हुई थी इसकी 1938 में। कब हुई थी आपकी? 1938 में। इसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका गठन किसने किया था? तो आप बता देना, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष हुए वो बने थे आपके भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे आपके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो रिपोर्ट 1949 में दी थी। रिपोर्ट कब दी थी? 1949 में। लिख लिया। तो जे अपन ने यहां तक देख लिया है। सर्वोदय योजना आ गया आपकी, ठीक है ना। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और आपने देखा योजना आयोग का गठन कर दिया गया था। इसी के नाम पर किसकी स्थापना हुई आपकी? योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन है, लिखना आप, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 कब हुआ था आपका? 15 मार्च 1950 को किया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू की। इसलिए याद रखना, यह गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। योजना आयोग क्या आपका? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदायी निकाय है। गैर संवैधानिक एवं परामर्शदायी निकाय है। ये केवल क्या करता है? सलाह देता है। इसलिए इसको कहा गया है थिंक टैंक। क्या कहा जाता है आपका? थिंक टैंक कहा जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? सरकार का थिंक टैंक इसको कहा जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होंगे? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री मतलब जिस समय की बात चल रही होगी, आप पदेन प्रधानमंत्री जो भी होंगे। और सर्वप्रथम जब 1950 में आई थी तो पहले इसके अध्यक्ष थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर आपने देखा इसका नाम बदल दिया था बाद में, फिर उसको नीति आयोग नाम कर दिया गया था। तो याद रखना, पहले इसके अध्यक्ष बने थे आपके कौन? योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू। पहले अध्यक्ष लिख लेना कौन बने थे आपके? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो इसके ही उपाध्यक्ष लिख लेना आप। उपाध्यक्ष कौन बने थे पहले इसके? तो पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आप बता देना गुलजारी लाल नंदा। कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखना, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। जब ये बनते हैं तो इसे 15 अगस्त 1914 को समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कब किया गया था? तो आप लिख लेना 15 अगस्त 2014 को
को इसे समाप्त कर दिया था। बाद में जाके ही आता है आपका क्या, नीति आयोग। क्या आया है आपका, नीति आयोग, फिर नाम कर दिया गया था। फिर जो अब टॉपिक भी हम नीति आयोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते योजना आयोग ने क्या क्या काम किया है, कैसे आपकी पंचवर्षीय योजनाओं ने आगे काम किया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो देखिए 15 मार्च 1950 जिसका नाम रखा गया था योजना आयोग। क्या नाम रखा गया था, योजना आयोग। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आपने देखा अब पहली बात तो गैर संवैधानिक है और केवल परामर्शदात्री है। उसने सलाह दी है, वो ये नहीं कहता कि आपको बात माननी पड़ेगी, केवल क्या देते हैं आपका योजना आयोग, सलाह देता है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 6 अगस्त 1952, क्या कौन सी डेट आती है आपकी, 6 अगस्त 1952। तो आप देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, किसकी बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। कब किया गया था, तो आपको तारीख जरूर याद रखना है, 6 अगस्त 1952 को। किसकी स्थापना की गई थी आपकी, तो आप बताओगे राष्ट्रीय विकास परिषद। डेट याद रखना कब, 6 अगस्त 1952 को किसकी स्थापना की गई आपकी, तो आप बताओगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये कैसी संस्था है आपकी, गैर संवैधानिक संस्था है आपकी, जो केवल किसके बीच में काम करे, आपकी आर्थिक नियोजन और योजना आयोग के बीच में समन्वय बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। तो क्या कहोगे आप, किसने दी है, आप बताए ना, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। तो एक बार और बताओ किसने दी है संज्ञा आपकी, के संथानम ने दी है। फिर यहीं से अब हमारी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जिसका हमने पढ़ ही लिया था कि किसके देश के आधार पर है, किससे प्रेरित हैं, रूस। कहाँ से लिए हमने, रूस से इनको लिया है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई आपकी 1951 से 1956। कब से कब तक बताएंगे आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही आपकी, तो आप बता देना कब से कब तक, 1951 से 1956 तक रही आपकी, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू को सलाह दिया करते थे महात्मा गांधी जी, लेकिन अपन ने पता कर लिया है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू, और उसके उपाध्यक्ष कौन रहे आपके, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। पर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, कुछ तो किया होगा। तो याद रखिए कि पहले जब हमारा भारत था, इसका मॉडल किसने तैयार किया था, तो लिखना आप, इस योजना का मॉडल तैयार करने वाले थे, उनका नाम था हेराल्ड डोमर। इसे किस नाम से जाना जाता है आपका, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। हेराल्ड डोमर ने इसे तैयार किया था, इसलिए इसे हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य लिख लीजिए आप, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, प्रक्रिया आरंभ करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, ये किसका उद्देश्य था आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो है
कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। याद रखना, इसमें क्या हुआ था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई आपकी, तो आप बताओगे कृषि को। क्या हो, क्योंकि आपको पता है भारत उस समय लड़ाई और संघर्षों में बीता हुआ था। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था आपका, और भारत अपने आप में इतना सक्षम नहीं था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल सके वो। इसलिए उन्होंने बताया कि कृषि संपन्न भारत है आपका, कृषि प्रधान देश है, तो उन्होंने कहा पहले कृषि को ही आगे बढ़ाया जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा था कृषि में सुधार करना। ठीक है ना। आगे देखिए, उस समय जो इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि होती है। इसमें सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। याद रखना, इसी योजना के तहत क्या हुआ था आपका, सिंचाई परियोजनाओं की क्या हुई आपकी शुरुआत। सिंचाई परियोजनाओं की हुई आपकी शुरुआत। इसलिए आपको याद रखना है, भाखड़ा नागल परियोजना, कौन सी परियोजना की शुरुआत हो गई थी आपकी, भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इनकी शुरुआत होती है। नाम लिख सकते हैं आप। जब परियोजनाओं की शुरुआत हुई तो कौन कौन सी हुई आपकी, भाखड़ा नागल परियोजना, कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना हो गई, ब्यास परियोजना हो जाएगी। और आप बताना चाहें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। इनकी आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने ही जो आपकी जल विद्युत परियोजना है या बांध परियोजना है, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी इनको, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई थी इन परियोजनाओं को। ठीक है ना, इतना अपने याद रखना है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में। नोट लगा के लिख लेना आप, सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, तो अपन बताएंगे 1952 से हुई थी। सामुदायिक कार्यक्रम या जिसको ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इनकी शुरुआत कब से हो गई थी आपकी, 1952 में हो गई थी। इतना आपने याद रखना है, कब हो गई थी इनकी शुरुआत आपकी, 1952 में इनकी शुरुआत हो जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है आपकी। कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही आपकी, 1956 से 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही आपकी, 1956 से 1961 तक इसका समय रहा आपका। ठीक है ना। अब देखिए, इस समय इसके जो अध्यक्ष थे, याद रखना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे आपके, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उपाध्यक्ष लिख लेना, उपाध्यक्ष बदल गए हैं आपके। उनका नाम है बीटी कृष्णामाचारी। याद रखना, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय उसके उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो आप कौन बताओगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन है, बीटी कृष्णामाचारी। कौन से मचारी आए हैं, बीटी कृष्णामाचारी। ठीक है ना। फिर देखिए, आगे हम बात करते हैं कि इसका मॉडल किसने तैयार किया था। तो आप उसको लिख सकते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी जी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसका मॉडल लिख लीजिए आप। इसका जो मॉडल है पीसी
महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है आपकी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन सी परियोजना? पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसका उद्देश्य लिखना आप, उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? समाजवादी समाज की स्थापना करना, और देश में जो लोगों का जीवन स्तर था उसे ऊपर उठाना था। इसके साथ साथ ही आपके उद्योगों को बढ़ावा देना। याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया? आपका उद्योगों को बढ़ावा देना। अब जब इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया तो आगे भी कुछ और काम हुए होंगे आपके, ठीक है ना। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, कौन कौन से उद्योग इसमें स्थापित किए गए आपके। तो इनका नाम आपने देखा, पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत महालनोबिस, है ना। डिस्टेंस का पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शोहरत मिली जो दो डेटा सेट के बीच की दूरी की तुलना करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की ताकि सांख्यिकी से जुड़ी गतिविधियों में तालमेल लगाया जा सके। तो याद रखना, सांख्यिकी का जनक भी इनको ही कहते हैं अपन, पीसी महालनोबिस को, ठीक है। आगे ग्राफिक आधारित विश्लेषण के जरिए उन्होंने अलग अलग तत्वों से सामाजिक आर्थिक हालातों की तुलना भी की थी। किसने करी थी? पीसी महालनोबिस ने। योजना आयोग के सदस्य के तौर पर उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार की। किसकी तैयारी की है? आप बताओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्होंने तैयार की जिसमें औद्योगिकरण की नीति इन्होंने तैयार की थी। फिर याद रखना, साल 1949 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मानद सांख्यिकी सलाहकार भी नियुक्त किया गया था, और साल 1968 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। याद रखना, पीसी महालनोबिस को जो है पद्म विभूषण से कब नवाजा गया आपका? तो बताइए, पद्म विभूषण से 1968 में इनको नवाजा गया था। फिर आगे आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो आप बताएंगे, इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण करना था। देखो, कृषि को बढ़ावा तो हमने कब दे दिया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब कृषि सफल हो गई तो अब उद्योगों को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने इसके उद्योगों लौह इस्पात, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तो प्रावधान किया। मतलब आपके लौह आधारित उद्योग चाहिए, पहले लोहा बनाया जाएगा तभी तो मशीनें बनेंगी आपकी। लोहा उद्योग पर ध्यान दिया, रासायनिक उद्योगों पर ध्यान दिया, और आपका मशीनी उद्योग, इंजीनियरिंग पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। और 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा था। कितने % वृद्धि करना था? 25% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य 4.5% से कम यानी 4.1% तक विकास की दर को हासिल किया था। मतलब सफलता भी मिली थी उनको इस चीज में, और इन्होंने कुछ उद्योगों की स्थापना भी की थी। जैसे आपने नाम सुना होगा, आगे हम पढ़ेंगे आपके, जैसे आपने कहा भिलाई की स्थापना हो गई, जमशेदपुर आ गया, पर राउरकेला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई, ये भी हमें नाम याद रखना है। कौन सा उद्योग आया और जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अपना उद्योग आया है उसका नाम क्या था? राउरकेला। कौन सा आया आपका? राउरकेला। तो राउरकेला की स्थापना कब हुई आपकी? तो आपने बताया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसकी स्थापना कहां पर हुई की गई आपकी? उड़ीसा। तो आपको नाम याद रखना, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां पर हुई आपकी? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां, किसके सहयोग से? जर्मनी की सहायता से।
किसकी सहायता से की गई आपकी? जर्मनी की सहायता से की गई थी। और कब की गई थी? 1959। डेट याद रखना, 1959 में की गई थी इसकी स्थापना। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। याद रखना, राउरकेला का नाम क्या है आपका? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, स्थापना 1959 में की गई थी आपकी। किस देश के सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। ठीक है ना। फिर दूसरा आता है आपका कौन सा? भिलाई। कौन सा आता है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। तो भिलाई की स्थापना अपन ने की, तो इसकी स्थापना लिख लेना, कब की गई थी? तो आप बताओगे स्थापना 1955 में की गई थी। कब हुई थी स्थापना? 1955 में। कहां पर की गई? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। पहले मध्य प्रदेश ही था आपका 1955, क्योंकि आपने देखा सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। तो उस समय 1955 के समय मध्य प्रदेश दुर्ग जिला था आपका। कौन सा जिला था आपका? दुर्ग जिला। तो आप इधर लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आपका? दुर्ग जिले में की गई थी। और किस देश के सहयोग से की गई है? तो रूस की सहायता से की गई। जी, हमें याद रखना है, किस देश की सहायता से की हमने? रूस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की है। इतना क्लियर है। फिर तीसरा आता है अपना दुर्गापुर। कौन सा आता है आपका? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लिख लेना 1956 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 1956 में की गई थी। और ये कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। कहां पर लगाया गया आपका? पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। याद रखना, दुर्गापुर नामक क्षेत्र है। जगह का नाम क्या है आपका? जगह का नाम है दुर्गापुर। किस देश के सहयोग से लगाया है? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया हमने इसको। किस देश के सहयोग से लगाया है? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया है। और इस पे उत्पादन प्रारंभ हो गया था 1962 से। इसमें उत्पादन प्रारंभ कब हो गया था आपका? 1962 से। तो ये तीन आपको प्रमुख तौर पर याद रखना है। ठीक है ना। कौन कौन से हैं आपके? तो आपने बता दिया, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ठीक है ना। और भी आते हैं, जैसे आपने कहा बोकारो। कौन सा आता है आपका? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना झारखंड में की गई थी। किसके सहयोग से की अपन ने? रूस। तो बोकारो कहां पर है आपका? झारखंड में। किस देश की स्थापना हुई? रूस। विजयनगर इस्पात उद्योग कर्नाटक के बेलारी जिले में है। विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग आंध्र प्रदेश में है। सनलाइन इस्पात उद्योग तमिलनाडु में है। और दातेरी इस्पात उद्योग कहां पर है? उड़ीसा में। ये हमें कुछ इस्पात उद्योग भी अपने याद रखना है। विशाखापट्टनम कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। देखिए, दिन के धीरे धीरे इनकी शुरुआत हो गई थी। ये प्रमुख रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना के हैं। देखो, इतना याद रखना, ये तीनों कहाँ की योजना के हैं आपके? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये तीसरी और चौथी में पर धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। अगर प्रमुख रूप से पूछे कि कौन कौन की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीन, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है ना। राउरकेला को किस नाम से जानते हैं अपन? तो आपको बता दिया था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। और ये भी आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये दुर्गापुर। और ये केवल नाम भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो हमारी पंचवर्षीय योजना आती है कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है आपकी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1961 से 1966 के बीच की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई आपकी? 1961 से 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई आपकी? बताओ। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई आपकी? 1961 से
1966। अब देखिए इसमें क्या हुआ आपका, तो इसमें याद रखना अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष कौन है आपके, गुलजारी लाल नंदा, फिर जी दोबारा से उपाध्यक्ष बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। फिर आगे आता है जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तृतीय पंचवर्षीय योजना। याद रखना किस मॉडल पर आधारित है आपकी, तो आप बताओगे ये है जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है आपका। इसमें क्या किया गया था, तो आप कहोगे इसमें जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। उद्देश्य क्या रहा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, कृषि का और ज्यादा विकास करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में समग्र विकास। क्योंकि पहले में कृषि को बढ़ाया, दूसरे में उद्योगों को बढ़ाया, अब तीसरे में दोनों को बढ़ाया जाएगा। फिर इस योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अवस्था जैसे टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखना टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचाने का लक्ष्य किस में रखा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना भैया। अब इसी बीच में हो गया था आपका भारत और चीन युद्ध। इसी बीच में क्या हो जाता है आपका, तो लिख लेना आप इसी बीच हुआ था आपका क्या, भारत चीन युद्ध। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हुआ था, तो आप बताओगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, अभूतपूर्व सूखा रही आपकी, और इस समय हमने कुछ उद्योगों की भी स्थापना की, जिसको नाम सुनते हो आप बोकारो, अभी अपन ने पढ़ा था ना, बोकारो की स्थापना हुई आपकी झारखंड में। कहां पर होती है, झारखंड में। और कब हो गई थी, 1964 में, सोवियत संघ के सहयोग से। किस देश के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से 1964, मतलब आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, अब यही जो है आपकी लता मंगेशकर ने इसी समय एक गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों, सुना है आपने, सब नहीं सुना होगा। लता मंगेशकर ने कौन सा गीत लिखा था आपका, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। क्योंकि आपको समय वो दौर ही ऐसा चल रहा था, युद्ध चल रहे थे ज्यादा, आपके बहुत से लोग शहीद भी हो गए थे आपके, ठीक है ना। चलिए देखिए, उसी समय हो गया था योजना अवकाश। क्या हो गया था फिर आपका, योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए उसी समय जब आपने पढ़ा था हरित क्रांति के बारे में भी आ गया था आपका, जिसको हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो योजना अवकाश क्या था, तो देखिए वर्ष 1965 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य युद्ध के कारण देश को भारी धन की हानि तथा उस काल के दौरान देश में सूखे की स्थिति भी लगातार 2 वर्षों तक बनी रही। इसी कारण चौथी योजना का आरंभ नहीं हो पाया था। योजना अवकाश बता रहे क्यों बीच में अपने डिले कर दिया उसको, ठीक है ना। फिर बल्कि उसके स्थान पर 3 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। कितनी पंचवर्षीय, वैसे 5 वर्ष की होना था, कितनी वर्षीय की गई थी, फिर 3 वर्षीय की जानी थी। इस वार्षिक योजना का काल के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के साथ उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना काल के दौरान मात्र 3.8% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई, है ना। आप देखते हो उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। योजना प्लान अवकाश याद रखना, योजना अवकाश कब से कब तक रहा, 1966 से 69 तक। याद रखना पहला जो योजना अवकाश है ये कब से कब तक रहा आपका, 1966 से 1969, 3 वर्षीय। कितनी वर्ष हो गई अब आपकी, 3 वर्ष हो गई थी आपके बीच में। रीजन आपसे पूछ सकते हैं क्यों आया था योजना अवकाश, तो आप बता दो कि उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी जिससे हम योजना बना सकें। क्योंकि लड़ाई के दौर में कोई कहे विकास कर लो तो कैसे कर लो विकास,
इसलिए योजना अवकाश आ गया था आपका, है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, योजना हॉलीडे का अर्थ होता है छुट्टी पर नियोजन। किस पर नियोजन? जैसे कई बार आपकी छुट्टी हो जाती है ना, आप घर पे जाके प्लान बनाते हो, अब हमें क्या करना है, तो आप तुरंत ही प्लान बना लेते हो, सोएंगे 3-4 दिन और क्या करेंगे। वार्षिक योजनाओं की योजना छुट्टी के रूप में संदर्भित किया गया है। ये कब से कब तक रही आपकी? 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वर्षों तक आपका योजना अवकाश रहा। 1966 में ही हरित क्रांति चलाई गई थी। तो याद रखना आप, हरित क्रांति की शुरुआत कब हो गई आपकी? 1966 में, जिसके जनक कहा माने जाते नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के रहने वाले थे आपके? मैक्सिको। कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन। दोनों याद रखना, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन। विश्व में, और अगर केवल इतना आता है कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही लगा के आना है, क्योंकि गुरु ही होते हैं। जे इनके गुरु हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग। इनसे ही तो सीख कर आए थे आपके कौन? एमएस स्वामीनाथन, जिसे भारत में लेकर आए हरित क्रांति। और आपको पता है भारत का सिक्किम कौन सा राज्य है? सिक्किम है कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा हरित क्रांति को बढ़ावा दे रहा है? भारत में बताए, कल आप क्वेश्चन याद करके लाना है, पता करके लाना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक हरित क्रांति को बढ़ावा दे रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो आप जानते हो इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा योगदान रहा, और हरित क्रांति के जहां पर आप जानते हो दुग्ध फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अब अगली पंचवर्षीय योजना आती है जिसका नाम है चौथी पंचवर्षीय योजना। कब से प्रारंभ हुआ इसका? 1969 से 74 तक। कौन से नंबर की योजना आई आपकी? अपनी चौथे नंबर की पंचवर्षीय योजना आई है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष हो गई थी आपकी इंदिरा गांधी। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए आपकी? याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उपाध्यक्ष कौन है आपके योजना आयोग के? DR गडगिल। गडगिल को नाम जरूर याद रखना, इन्होंने ही जो है इसका मॉडल तैयार किया था, गडगिल ने। तो याद रखना चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो आप बता देना DR गडगिल मॉडल पर। तो एन माने और ए रुद्रा के मॉडल और गडगिल रणनीति पर आधारित थी। और गडगिल नाम मिलता है तो गडगिल लगा देना आप, ना माने तो जे लिख लेना आप। एन माने और ए रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ विकास भी किया गया, ट्रेनों को बढ़ावा दिया गया था आपका। तो याद रखना, अगर हम इसका उद्देश्य लिखना चाहें कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का आपका? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लिख लेना आप। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका जो उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास। स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किसका उद्देश्य रखा गया था आपका? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था आपका।
ठीक है ना। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही, ये याद रखना। इस जो योजना आई थी इसमें भारत में कृषि वृद्धि कैसी थी आपकी, सर्वाधिक रही। जी अपन याद रखना, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो आप बताओ किस में रही, चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर देखिए अगर हम आगे की बात करें तो इसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना प्रारंभ की गई आपकी, परिवार नियोजन। इसी में शुरुआत हुई किसकी, आपकी परिवार नियोजन। योजना आपकी शुरू हो गई थी। फिर आपने देखा कुछ जो है इसी समय आ जाता, आपका श्वेत क्रांति की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो भैया, बताओ। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, आप बताओगे वर्गीस कुरियन। इसी समय मनाया था हमने विजय दिवस। क्या मनाया था, विजय दिवस। तो याद रखना 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है विजय दिवस। आज ही के दिन भारतीय सेना के सामने 93,000 पाक सैनिकों ने टेके थे घुटने, इसलिए हमने मनाया था कौन सा, विजय दिवस। कब, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है ना, विजय दिवस मनाया था। फिर शुरुआत हो गई थी आपकी किसकी, मिल्क डे की। मिल्क डे की भी शुरुआत कब से हुई आपकी, 26 नवंबर को। मिल्क डे कब मनाया जाता है आपका, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस, ठीक है ना। इसके जनक किसको माना जाता है आपका, वर्गीस कुरियन को। फिर अगली पंचवर्षीय योजना आ जाती है आपकी, और इतना याद रखना ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही थी। इसने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि इसका रीजन भी था कि जो बांग्लादेश में कुछ लोग जो शरणार्थी थे उनका भारत में आगमन हो गया था। याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था, बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन। इसी कारण से ये जो आपकी योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। फिर आती है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है आपकी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य लिख लेना आप, क्या उद्देश्य रखा गया था, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है आपका, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका उद्देश्य रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। इसमें जो है 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। 20 सूत्री क्या चलाए गए थे आपके, कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है ना। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इसी में क्या हुआ था आपका, पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ध्यान देने वाले कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री कौन है आपकी, इंदिरा गांधी। चलिए आगे हम बात करते हैं।
तो देखिए समय देखो पहले 64 से 68 तक है, 78 तक है, 74 से, तो क्या आपकी 5 साल हो गई इसको? नहीं हुई। प्रधान अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, और उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन हो गए इसके? दुर्गा प्रसाद जो है इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। देखिए हमने बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बता दिया है कि इसका जो पर्पस रखा गया था, कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता हासिल करना, गरीबी हटाना, निर्धनता उन्मूलन, पर्यटन विस्तार और सड़क निर्माण। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य रखे गए थे किसमें? आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है आपका इंदिरा गांधी त्याग पत्र 2। क्या 2? क्योंकि पट्टे करवा दिए थे इन्होंने जमीनों पर। अब गरीबी हटाएंगे, मैंने कहा ऐसे तो गरीबी हटा नहीं पा रहे, जिनके पास जमीन नहीं है तो कब्जे कर लो। कब्जे सिस्टम चलाया था, जिनके पास जितनी जमीन थी एक निश्चित सीमांकन करवा दिया था उन्होंने। उसके बाद जो व्यक्ति की जमीन थी वो दूसरों पर चली जा रही थी। इस समय क्या हो गया था, जो जिनके पास 100-100, 200, 300 बीघा जमीन थी, बड़े किसान थे, उन्होंने अपने इधर काम करने वालों के नाम दे दी जमीन कि हमारी नहीं है जिनके नाम। फिर पता पड़ा बिन के मालिक भी बन गए, बिन लौटाई ही नहीं। बाद में चल के नीति बदल जाती। इस कारण से बहुत विरोध हुआ था इनका। किसका? इंदिरा गांधी। अब गरीबी हटा रही है, बेरोजगारी हटा रही है, गरीबी हटेगी कैसे जब जमीन जाएगी हर व्यक्ति के पास। जैसे मोदी जी ने हर घर कुटीरी कर दी, वो भी तो लेकर आ रहे। अब आपने एक चीज देखी है क्या? जमीन उतनी है लेकिन उसका मेजरमेंट छोटा हो गया है। क्या हो गया है? मेजरमेंट छोटा हो गया है। पहले 20 के उससे नापते थे, अब लगभग 17-18 के उससे नापते हैं। जो पटवारी का जो रकबा नापने का वो होता है। अब आप जमीन नपवाने में पुराने व्यक्तियों की अगर जमीन नाप दी जाए ना, तो वह जमीन में से और बाहर बच जाएगी आपकी। इसलिए तो व्यक्ति पुराने लोग जिनके पास खेत हैं तो ज्यादा ही निकलते हैं, कभी कम नहीं निकलते हैं। और जैसा कि अगर ऐसा लागू हो गया, मोदी जी ने कहा था हर व्यक्ति के पास जमीन होगी, अपना खुद का घर होगा, तो अगर वो आती तो उसके जो अभी भी नापने की वो जो सिस्टम चल रहा है, जरीब जिसको कहते हैं, उसे और कम करने का वो चल रहा है। फिर क्या होगा? आपके खेत नप जाएंगे, उनमें से वो आप कहलाओगे उतनी ही भूमि के मालिक। मालिक तो आप उतने के ही हैं, लेकिन उसमें से कुछ जमीन बच जाएगी तो वो दूसरों के नाम कर देंगे। ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार गिरने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना आती है अपने, कौन सी आती है आपकी? 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। 1980 से 85। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे ही जो पंचवर्षीय 78 तक खत्म होती है, बीच में आई थी अनवरत योजना। याद रखना, बीच में देखिए यहाँ कहां तक 80 आ गया आपका, तो आप लिख लेना 1978 से। कब से? 1978 से 80 तक। 1980 तक आई आपकी कौन सी? अनवरत योजना। कौन सी योजना आती है आपकी? अनवरत योजना आती है। इसका जो नेतृत्व है तो जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई द्वारा बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह योजना 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। कौन सी योजना? अनवरत योजना। शुरुआत किसने की थी इसकी? तो ये लाने वाले थे मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी से थे? जनता पार्टी। कौन सी पार्टी से थे? जो आपके जनता पार्टी से थे। लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ही दोबारा से इंदिरा गांधी इज बैक, तो त्याग पत्र देकर दोबारा से आ जाती है वो इंदिरा गांधी, आपकी दोबारा से प्रधानमंत्री बनती है। जैसे ही ने कहा हम आ गए हैं, चलो हटाओ अब जी सब सामान तुम्हारा जहां से, तो वे दोबारा से योजना को क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं, आपकी अनवरत योजना। इस योजना के दौरान जो था उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता को समाप्त किया गया, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत की गई थी आपकी सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत। किसके तहत पढ़ रहे हैं अपन अभी? अनवरत योजना में ही पढ़ रहे हैं। आप देखिए अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका अगर हम बात करें प्रतिपादन,
तो प्रतिपादन करने वाले थे, उनका नाम लिख लेना, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल, इनकी एक पुस्तक है, गुन्नार मिर्डल की अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, किसमें किया गया आपका, एशियन ड्रामा में किया गया है। किसमें किया गया है आपका, एशियन ड्रामा में किया गया है, तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। देखो बनाने वाले कौन थे, गुन्नार मिर्डल, इनकी किताब में लिखा था एशियन ड्रामा में, और लेकर कौन आ गया आपके, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी, उन्होंने इसके बारे में ले आते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाती है आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आ जाती है आपकी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 80 से 85 तक रही। प्रधानमंत्री दोबारा से आ जाती है आपकी कौन, इंदिरा गांधी, और कौन बन जाते हैं उपाध्यक्ष, एनडी तिवारी। अब इसमें क्या हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 में 6 बैठकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितनी बैठकों का, 6 बैठकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इंपोर्टेंट करके लिख लेना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 से शुरू हुई। किसकी शुरुआत हो गई आपकी, तो आप बताओगे, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। किसकी शुरुआत कर दी आपकी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हो गई आपकी, 1983 में। यही आया था आपका डेयरी विकास कार्यक्रम। किसकी शुरुआत हो गई थी आपकी, डेयरी विकास कार्यक्रम, और यही आया आपका TRYSEM यानी स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण। यही आया आपका राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम। राष्ट्रीय बीज जो आप सरकार बीज देती है ना आपकी कृषि विभाग में, वो सब यहीं से शुरुआत हुई है। यही आया था KVIP यानी खादी और ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम। क्यों आए, क्यों इतनी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी का पहले क्या हो गया था, विरोध हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा अब तो देश का भला करना पड़ेगा, तभी अपना भला हो पाएगा, नहीं तो अभी फिर पार्टी से हट जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए सबका साथ सबका विकास, नहीं तो पार्टी से हटी जाती। ऐसे जो कार्यक्रमों की डेट अपने याद रखना है। कई बार अपन पेपर देने चले जाते हैं, इतिहास भूगोल संविधान पढ़ के चले जाते हैं, और ऐसी तारीख लेकर आ जाते, तो अपन कहते आउट ऑफ सिलेबस। पेपर कैसा आया, आउट ऑफ सिलेबस, बहुत कठिन था। क्या पता कहाँ से देते थे, फिर यहीं से देते। ठीक है ना। इसलिए जब तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते, तब तक व्यक्ति को आशा नहीं लगाना चाहिए कि हमारा पेपर निकल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, व्यक्ति तुरंत पढ़ता है, नहीं निकलता पेपर। जब पढ़ते पढ़ते कुछ विषय पढ़ लेता, फिर लगता है, फिर और पढ़ता है। जब उसको पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाता है, सारे विषय पढ़ लेता है, फिर पेपर उसका निकल जाता है। आगे देखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही स्थापना की गई थी नाबार्ड की। किसकी, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी इसको हम बात बताएं तो आप, नाबार्ड की स्थापना कब हो गई आपकी, 1982 में की गई थी। इसी को नाम दिया गया, इसी योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत हो गई है, फैमिली प्लानिंग, और नाबार्ड की स्थापना हुई। यह योजना बहुत सफल हुई। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन 5.7% की वृद्धि हासिल कर ली। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वृद्धि कर ली उन्होंने। और भी बैंकें आई आप किसी समय, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेट बैंक आ गए, आंध्रा बैंक आ गए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया आ गई आपकी। ऐसी नई नई बैंकों की आपकी स्थापना हो जाती। किस समय, किस समय हुई थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। फिर अपन आगे आते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है अपनी, सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है।
तो देखिए, अगर अपन 7वीं पंचवर्षीय योजना बताते, इसका उद्देश्य लिख लेना क्या था। उद्देश्य बताना है हमें कौन सी पंचवर्षीय योजना का, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया था वो लिखना आप। इसका जो उद्देश्य रखा था, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना। देखिए, ये समय चल रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना, भारत बहुत गरीबी में चल रहा है। इसी समय हुए थे खाड़ी संकट, इराक ईरान में लड़ाई हो गई थी आपकी। जब खाड़ी संकट चल रहा था तो भारत बहुत कर्ज में चला गया था। यहीं भारत को जो विदेशी बैंकों से ऋण भी लेना पड़ा था। ये समय बहुत खराब था भारत के लिए। समग्र रूप से पहला उद्देश्य क्या रखा था, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली स्थापना करना। तो आप दूसरा लिख सकते हो इसमें। दूसरा जो इनका उद्देश्य अगर हम बताना चाहें तो आप बताइए, साम्य एवं न्याय पर आधारित, साम्य एवं न्याय पर आधारित, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। और अगला बताया था सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। देशी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, देशी तकनीकी सहायता का आधार तैयार करना। ये आपका हो गया था। ये इनके उद्देश्य रखे थे इन्होंने इसमें। पहला, समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना, देशी तकनीकी सहायता को आधार तैयार करना। अब इसका उद्देश्य क्या उद्देश्य बता दिया। मॉडल कौन सा था, तो मॉडल भी लिख लेना आप, किस मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल की हम बात बताते, डब्ल्यू मिलर मॉडल, डब्ल्यू मिलर मॉडल, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी आपकी, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। फिर आगे हम बात करते तो प्रधानमंत्री थी उस समय राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। और उस समय इनके जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे आपके योजना आयोग के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाद में जाल के प्रधानमंत्री बने, पहले जो उपाध्यक्ष रहे हैं आपके, है ना, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे आपके। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 9 नवंबर 1985 को स्वीकृत किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था रोटी, काम तथा उत्पादन। याद रखना, क्या उद्देश्य रखा गया था आपका, रोटी, काम तथा उत्पादन। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाना और समाज सेवाओं में उन्नति करना। यही और क्या रखा गया, तीव्र विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
मॉडल तैयार किया गया था, बस्ती मजदूरी मॉडल। इसी पर आधारित लिख लेना आप, कौन सा मॉडल है आपका, बस्तु मजदूरी मॉडल। कौन सा मॉडल है अपना, बस्तु मजदूरी मॉडल। तो राजीव गांधी, याद रखना, भारत के पहले अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। कैसे थे आपके, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे आपके, राजीव गांधी। तो इस योजना की अवधि 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही। इस पंचवर्षीय योजना को 1985 में आरंभ किया गया था। इस योजना को जवाहर रोजगार योजना भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, जवाहर रोजगार योजना भी कहा जाता है। जवाहर रोजगार योजना को 1989 में शुरू किया गया था। यह स्वतंत्र भारत की पहली विकेंद्रित योजना थी। याद रखना, लिख लेना इसका पॉइंट, यह जो थी योजना स्वतंत्र भारत की पहली विकेंद्रित योजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली विकेंद्रित योजना थी। लिख लिया। फिर भारत, जैसा कि आपको बताया था, बहुत गरीबी में चला जाता है, तो फिर दोबारा से योजना आपका आ जाता है। और पहले यही हम बात करें 85 से, तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना। किसकी स्थापना, लिख लीजिए आप, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। सेबी कहाँ है, सेबी, सेबी, सेबी की स्थापना, सेबी का फुल फॉर्म क्या आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुई है इसकी, तो आप बताओगे 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी आपकी, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। मुंबई, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसे जो है पहले असंवैधानिक थी, बाद में 1992 में से संवैधानिक रूप से दर्जा दे दिया गया है। किसे, सेबी को। आगे हम बढ़ते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, अब 1992 में आई है। लेकिन पहले आप लिख लेना योजना अवकाश, 20 में हो जाता है क्या आपका, योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1990 से 1992 तक। 1990 से 1992 तक था आपका योजना अवकाश। क्योंकि इस समय क्यों योजना अवकाश घोषित किया गया था, तो आप बताओगे राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, सरकार भी स्थिर नहीं थी भारत में। आर्थिक संकट, कौन सा संकट आ गया था भारत पर, आर्थिक संकट आ गया था, के कारण जो था आपकी वो 1 वर्षीय योजना चलाई जा रही थी उस समय। पर आपको पता है 1991 में ही आपकी जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा हो जाती है। यहीं आप लिखना, इसी के बीच 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति की क्या हुई थी आपकी घोषणा, किसने की थी, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन कौन से शब्द लेकर आए फिर वो आपके, तो आप बताओगे 3 शब्द लेकर आए वो, उदारीकरण और निजीकरण। एक और आया था कौन सा आपका, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ये 3 शब्द लेकर वो आपके आए थे। ठीक है ना। योजना अवकाश कब से कब तक रहा अपना दूसरा वाला, 1990 से 92 तक। ये अपन याद रखना क्यों रहा, राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट आपको बता दिया, बहुत ज्यादा संकट, गरीबी में चली गई सरकार आपकी, घाटे का बजट, ज्यादा ही घाटा चला गया आपका। और इराक ईरान खाड़ी संकट था आपका, तेल की कीमतें महंगी हो गई थी, इसलिए भारत ने जो है 10,000
अरब डॉलर ऋण दिया था उन्होंने। आगे देखिए 1990 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद 8वीं योजना सही समय पर लागू नहीं हो सकी। राजनीतिक स्थिरता के कारण 2 वर्ष 1990 से 91 और 92 से 92 नियमित नियोजन प्रक्रिया न अपनाकर 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। कैसी योजना बनाई गई आपकी? 1 वर्षीय योजना बनाई गई। तो आपने देखा राजनीतिक अस्थिरता कैसी आपकी, तो बीच में गांधी जी आ गए, राजीव गांधी, फिर आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, फिर चंद्रशेखर, फिर कौन आ गए थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव। इतनी सरकारें बदल गई आपके बीच में। जब सरकारें बदल जाती हैं फिर आपके जो पीवी नरसिम्हा राव आपको कौन बन जाते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। और उसके उपाध्यक्ष कौन बन जाते हैं आपके? प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना। फिर इसमें क्या हुआ? कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं। इस योजना सफल रही और इसके विकास का लक्ष्य 5.6 रखा गया, लेकिन इस योजना ने कितना हासिल कर लिया आपका? 6.8 वार्षिक वृद्धि हासिल की। ठीक है ना। और इसी बीच चलाई गई थी आपकी कौन सी योजना? तो आप योजना का नाम बताएंगे तो महिला समृद्धि योजना। कौन सी योजना चलाई गई आपकी? महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, ठीक है ना, पेंशन योजना, ये सभी चली हैं आपकी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में चली हैं? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1994 से 95 प्रधानमंत्री रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा गांधी महिला योजना चलाई गई। अगला फिर 1995-96 में गांधी ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। ये योजना है अपने अच्छे तरीके से याद रखना। और इसी बीच में आ गई थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। क्या आ गई थी आपकी? तो आपको याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना में या ये कौन सी आपकी? पंचवर्षीय योजना, यानी पंचायती राज व्यवस्था। फिर आ जाती है आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक रही है आपकी? 1997 से 2002 तक रही है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य लिख लेना आप। इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य रखा गया था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ये कौन सी योजना का लक्ष्य रखा गया आपका? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। फिर देखिए इसमें क्या हुआ आपका? इस पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया गया। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास की दर तेजी लाई गई। सभी लोगों को भोजन व पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और जनसंख्या पर नियंत्रण करना उद्देश्य रखा गया था। इस योजना में लक्षित वृद्धि 6.5 और वास्तविक वृद्धि हो पाई थी लेकिन 5.40% थी। फिर हम आगे आते हैं। इसी समय मनाया गया था आपका कारगिल विजय दिवस। कौन सा मनाया गया था आपका? कारगिल विजय दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया था? कारगिल विजय दिवस मनाया गया आपका। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन से नंबर की आती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 तक इसको विकास देखने को मिलता है। ठीक है ना। कौन से नंबर की आ गई आपकी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। उस समय देखिए इस योजना में 8.1 का विकास दर रखा गया, जिसमें देश की गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। फिर आगे देखिए इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। और आपको पता है इस समय प्रधानमंत्री कौन थे अपने? मनमोहन सिंह। कौन थे प्रधानमंत्री आपके? मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे। इस योजना का लक्ष्य अपने 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। देखिए आपने बताया
मोदी जी लेकर आए थे किसानों की आय दुगनी की जाएगी, जबकि योजना उद्देश्य इनका ही था। इस योजना में 8.0% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि ही हासिल की जा सकी आपकी। फिर आगे आता है आपका कौन सा, इस योजना में वार्षिक वृद्धि दर 7.8% रहा, जो कि 0.2% कम रहा। इसमें यह विकास की सभी योजनाओं से अधिक रहा, विकास की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत था। आपने देखा नरेगा आ गया था आपका, महात्मा गांधी ग्रामोदय। देखिए नरेगा कौन आ गया था आपका, नरेगा की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले मनरेगा था, पहले नरेगा, फिर आ गया था मनरेगा। नरेगा का नाम बदलकर आ गया था मनरेगा। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन से नंबर की आती है आपकी, 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। अब 2007 से आएगी 2012। प्रधानमंत्री रहेंगे कौन, बताओ प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ जल्दी। मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मनमोहन सिंह ही थे। तो देखिए यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य थीम थी तेज और अत्यधिक समावेशी विकास। कौन सा योजना लक्ष्य रखा गया था इसमें, तीव्र और अत्यधिक समावेशी विकास। तो आप देखते हो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं कौन, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। आप देखिए फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है आपकी, 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। फिर इन पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है आपका, 2012 से 2017 तक रखा गया आपका। इसका मुख्य उद्देश्य लिख लेना आप। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य लिखना, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है ना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि और सामाजिक सेवाओं की मद में निहित की गई थी। और ऐसे करके जो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल हो जाती है और हमारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं समाप्त। आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा नीति आयोग के बारे में, ठीक है ना।